नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज इस पर्सनल फाइनेंस कार्यक्रम में हम बातचीत करने जा रहे हैं लोन मार्केट पर, और हम आपको बताना चाहेंगे आज लोन कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बलवंत जैन साहब, सीएफओ अपना पैसा। नमस्कार, स्वागत है आपका बलवंत साहब और शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आइए व्यूअर्स को बता देते हैं, आज हम जब लोन पर बातचीत कर रहे हैं तो आज किस तरह के प्रश्नों को हम शामिल कर रहे हैं। आज जो प्रश्न आए हैं उसमें एक एसएमई सेंट्रिक प्रश्न है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का। उनके लिए लोन के लिए जो कई सारी स्कीम्स हैं, कैसे अवेल कर सकते हैं उसका जायजा लिया जाएगा। प्लॉट पर अगर आप लोन के लिए आगे मूव करना चाह रहे हैं, प्योर प्लॉट या कॉम्पोजिट लोन, उसको हम टच करेंगे। साथ ही होम लोन ट्रांसफर सेंट्रिक भी एक सवाल है, उसको भी हम जायजा लेंगे कि अगर आप ट्रांसफर करने पर सोच रहे हैं किन किन पहलुओं को देखें और आगे मूव करें। आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो आप अपने प्रश्न हमें मेल और एसएमएस के जरिए भेज सकते हैं। moneyguru@zenetwork.com पर आप प्रश्न मेल कर सकते हैं, और एसएमएस के साथ अगर ज्वाइन करना चाहें तो डिटेल्स 57575 पर भेज दें। मोबाइल के मैसेज बॉक्स में पहले कर जरूर मेंशन करें। तो आइए सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। आज लोन मार्केट पर पहला सवाल वेस्ट बंगाल से है, मनीष तिवारी जी की तरफ से सवाल है, और इन्होंने बताया है कि इनका अपना एक खुद का सेटअप है, एसएमई सेटअप है, और इन्होंने इसको इनफैक्ट जब स्टार्ट किया था 6 लाख के इन्वेस्टमेंट के साथ आपने कहा आपने शुरू किया। अब आप लोन की रिक्वायरमेंट है आपको, और आपने बताया जो आपको एडिशनल इस बिजनेस में एक्सपेंशन के लिए 30 लाख के लोन की जरूरत है। आपने प्रश्न में ये बताया आपका अकाउंट जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है। आप प्लीज बताइए, आपने वहां पर लोन के लिए अप्लाई नहीं किया क्या? पहले सबसे पहले तो आप ये बताएं हमें। मैंने स्टेट बैंक में भी किया, सेंट्रल बैंक में भी किया, यूनाइटेड बैंक में भी किया, सिंडिकेट बैंक में भी किया, मगर सब बैंक बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा फैसिलिटी जो सीजीटी एमएससी जो 1 करोड़ तक कोलरेट करता है, उसमें कोई फैसिलिटी बोल रहे हैं, हम कोई भी बैंक बोल रहा है कि नहीं हम लोग नहीं देंगे, डायरेक्ट बोल रहा है। नहीं, ऐसा ऑप्शन तो है मगर मिल नहीं रहा है। आप सबसे पहले बताइए आपका जहां पर अकाउंट है कितने टाइम से है, कितने समय से है? मेरा 2 साल से है अकाउंट। ओके, आपका आईटीआर में कितना आप अपना इनकम शो करते हैं? 3 लाख रुपया। ओके, बलवंत साहब कैसे आप इनको बताना चाहेंगे? इन्होंने कहा जहां इनका अकाउंट है वहां पर भी इन्होंने अप्लाई किया, दूसरे इन्होंने बैंक्स के नाम लिए हैं, पीएसयू बैंक्स हैं, इन्होंने इसके लिए इन्होंने आगे मूव किया है। ये स्पेसिफिकली क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस सीजीटी एमएसई स्कीम, उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। वो स्कीम काफ़ी अट्रैक्टिव है, वैसे कोलैटरल फ्री उसमें लोन्स मिलते हैं, ऑन पेपर काफ़ी लुभावनी लगती है, लेकिन जैसे बता रहे हैं कई बार इंडिविजुअल्स को काफ़ी मुश्किल होती है उसको अवेल करने में। आप इनको कैसे एडवाइस करेंगे, कैसे मूव करें? देखिए सौरभ जी, ऐसा है जो सीजीटी एमएससी की जो स्कीम है वो पेपर पे नहीं है, इम्प्लीमेंट होती है, और उस पर जैसे 100 लाख तक की एक जो आप लोन लेते हैं तो उस पर बिना कोलेट्रल के आप लोन ले सकते हैं। उसमें जो फंड है वो 75% तक की गारंटी देता है, और 25% है वो बैंक को खुद को बियर करना पड़ता है। तो आपको जो प्रूव करना पड़ेगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो सस्टेनेबल है, आपको उसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह बनानी पड़ेगी, और उसमें आपको बताना पड़ेगा कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है और आप बैंक का लोन वगैरह कैसे सर्विस करेंगे। जैसे मनीष जी बोल रहे हैं कि ये बैंक वाले बोल रहे हैं इनको कि ऐसी कोई स्कीम नहीं है, तो आप उनको रिक्वेस्ट करिए कि मेरे को ये सीजीटी एमएससी में ये लोन चाहिए, और आप अगर नहीं बोल रहे तो मुझे लिख के दे दीजिए। तो आप अगर गूगल में सर्च करेंगे तो सीजीटी एमएससी की स्कीम है, जो उसकी साइट में भी जाके आप डिटेल ला सकते हैं, और डिटेल आप बैंक को सबमिट कर सकते हैं कि ये पूरी स्कीम है और मेरे को इस स्कीम के तहत लोन चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि बैंक आपको लिखित में ना कर सकते हैं, परंतु आपका जो प्रोजेक्ट है वो वायबल होना चाहिए, क्योंकि जो 25% का एक्सपोजर है वो बैंक खुद लेती है, जो पूरी गारंटी है वो 75% के लोन तक है। तो आपका अगर प्रोजेक्ट वायबल है तो मेरे हिसाब से बैंक के पास कोई रीजन नहीं होगा आपको आपका लोन रिफ्यूज करने का। अच्छा बलवंत साहब, आप बता सकें इस क्षेत्र के लिए स्कीम्स कई सारी हैं, जैसे इन्होंने कहा समहाउ कई बार इतना इनको कॉर्पोरेशन बैंक लेवल पर नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आपने इसे कहा ये अगर इस प्रोसेस को पूरे इस प्रक्रिया को एक रिपोर्ट जब रेडी करें और उसमें किसी प्रोफेशनल की अगर हेल्प लें, क्या वो ज़्यादा एडवाइजेबल होगा? मतलब आप एक प्रॉपर तरीके से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और वो उसके अकॉर्डिंगली बैंक्स सभी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हुए इनको फिर आगे उसके अकॉर्डिंग एडवाइस किया जाएगा? ये सौरभ जी आपने सही बताया, क्योंकि ये टेक्निकल काम है, प्रोफेशनल आदमी का काम है। तो आप जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसमें जो रेशियो वगैरह है वो बराबर बैठने चाहिए, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बैठनी चाहिए, कैश फ्लो वगैरह बैठना चाहिए। तो मेरा तो सुझाव रहेगा जो स्पेशलाइजेशन है जिन लोगों का बैंक लोन सिंडिकेट वगैरह करने का, आप उनको अप्रोच करिए, और उनके थ्रू अगर बैंक को अप्रोच करेंगे तो आपका लोन जल्दी हो जाएगा। परंतु एक बार मैं और बताना चाहूँगा कि आपको ये जो सीजीटी एमएससी में जो लोन लेना है, इसके लिए आपको पहले जो आपका डिस्ट्रिक्ट
डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है, वहां आपकी जो इंडस्ट्री है उसको एज एन SME रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो। और जब जहां भी एप्लीकेशन करें तो जो ये डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में जो SME का रजिस्ट्रेशन है वो डॉक्यूमेंट जरूर लगाइएगा। अगला प्रश्न आइए अब शामिल करते हैं अगरतला से अर्पण घोष इस समय लाइन पर है। मिस्टर घोष, आप बताइए, आपने बताया आप प्लान के लिए लोन लेना चाह रहे हैं, ये कहां पर है लैंड? ये एग्जैक्टली जो आप प्लॉट की बात कर रहे हैं ये कहां पर है? ये अप्रूव्ड है एरिया? क्या एग्जैक्टली डिटेल्स हैं बताइए। हाँ, म्यूनिसिपलिटी एरिया में ही है। ओके, अगरतला में है, म्यूनिसिपलिटी एरिया में है। सो मेरा एक प्रॉपर्टी है तो उसमें मॉर्गेज लोन लेना चाहता था। अच्छा, आपका ऑलरेडी प्लॉट है, आप उसके अगेंस्ट लोन लेना चाह रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। ओके, हमने इनफैक्ट जो आपने प्रश्न भेजा था उसमें आपने मेंशन किया था आप प्लॉट के लिए लोन लेना चाह रहे हैं, बट आपका प्लॉट है उसके अगेंस्ट आप लेना चाह रहे हैं जैसे आपने बताया। ये प्लॉट आपके खुद के नाम पर है? हाँ, खुद के नाम पर है। ओके, सिंगल ओनर, जॉइंट तो नहीं है? हाँ, जॉइंट ओनरशिप तो नहीं है? हाँ हाँ। जॉइंट है, किसी और के नाम पर भी है साथ में प्रॉपर्टी? हाँ हाँ। वो सेकंड कौन है इंडिविजुअल? मेरा पिताजी है। आप मतलब मिलकर जिस तरह से लोन लेना चाह रहे हैं, राइट, आपको इस पर राय दिलाते हैं किस तरह से आप इसको लेकर मूव कर सकते हैं। इसमें बलवंत साहब, आप इनको अगर एडवाइस कर सकेंगे, क्योंकि बाकी व्यूअर्स के समक्ष जो इनफैक्ट डिटेल्स आएंगी वो प्लॉट सेंट्रिक होंगी जो लोन के लिए मूव करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर ये इसके अगेंस्ट लेना चाह रहे हैं इसमें भी आप नॉर्म्स कैसे बताएंगे? क्योंकि इन्होंने बताया ये ओनरशिप है, ये जॉइंट ओनरशिप है, और अगर वो मूव करते हैं तो कितना परसेंटेज तक उसके अगेंस्ट लोन मिल सकता है, और ये भी क्या थोड़ा स्ट्रिंजेंट रहते हैं नॉर्म्स प्लॉट के अगेंस्ट जो लोन है? देखिए सौरभ जी, ऐसा है, नॉर्मली जो बैंक्स हैं वो आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो प्लॉट खरीदने के लिए लोन देती है। अब इनको जो घोष साहब को जो उनके पास प्लॉट है उसके अगेंस्ट में लोन चाहिए, तो नॉर्मली प्लॉट के अगेंस्ट में ना बैंक कंफर्टेबल नहीं होती है लैंड करने के लिए, क्योंकि प्लॉट पे जो एनक्रोचमेंट वगैरह, अतिक्रमण वगैरह की भी प्रॉब्लम होती है। तो मेरे को लगता नहीं कि इनको बहुत कोई आसानी से ये प्लॉट के सामने प्लॉट मॉर्गेज करके लोन मिल जाएगा। फिर भी ये जैसे इनके फादर के नाम इनके साथ में है तो जॉइंट एप्लीकेशन कर सकते हैं, और इनका जहां पे खुद का बैंक अकाउंट जहां पे उनको अप्रोच करे और उनको रिक्वेस्ट करे तो मिल सकता है। पर नॉर्मली लेंडर जैसे वैसे प्लॉट खरीदने के लिए लोन देने में भी इतने ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। हर एक लेंडर प्लॉट खरीदने के लिए भी लोन नहीं देता, तो प्लॉट के सामने तो जो लोन है वो मिलना बहुत मुश्किल लगता है मेरी राय में। अगर इनके पास कोई और प्रॉपर्टी है कंस्ट्रक्टेड, जैसे जहां बता रहे हैं ये सेल्फ यूज में जो इनके है भी, क्या उसके अगेंस्ट लेने पर विचार कर सकते हैं? जो कंस्ट्रक्टेड हो, जो यूज में है, मतलब क्या वो थोड़ा वो ऑप्शन या कुछ और सिक्योरिटी के अगेंस्ट लोन लेने पर विचार करें अगर ये आगे मूव करना चाह रहे हैं, इनको लोन की रिक्वायरमेंट है? हाँ सौरभ जी, जैसे इनको लोन चाहिए तो जैसे प्लॉट के सामने नहीं मिलेगा, पर अगर उनकी खुद की कमर्शियल कोई प्रेमाइसेज है या उनका रेसिडेंशियल हाउस वगैरह है तो वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, और उसमें जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट 14-15% के आसपास है, और जो वैल्यू है आपकी उसका 60% के आसपास तक लोन मिल जाएगा। और वैल्यू जो आप परसीव करते हैं जरूरी नहीं वो वैल्यू ही बैंक कंसीडर करेगा, बैंक अपना वैल्यूअर अपॉइंट करेगा, और वो जो वैल्यूअर की जो वैल्यू आएगी उसके बेसिस पे आपको ये 60% तक का लोन मिल सकता है आपकी प्रॉपर्टी पे। जी आइए अब हम अगला प्रश्न शामिल करते हैं। ये सवाल डॉक्टर अनुज की तरफ से है, दिल्ली से है, और डॉक्टर अनुज ने एग्जैक्टली जानना चाहा है कि इनका एक रनिंग होम लोन है, और ये होम लोन इनका रनिंग है ICICI बैंक के साथ 10.75% इन्होंने बताया जिस रेट पर ये चल रहा है। आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट 24 लाख का है, और ये अब स्विच करने का सोच रहे हैं, ट्रांसफर करने पर विचार कर रहे हैं, और ये जानना चाह रहे हैं क्या एडवाइजेबल है। इनफैक्ट 22 लाख से जो इनका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। बलवंत साहब, आप बताएं जो इस समय मार्केट में जो ऑफर्स हैं उनमें जिन लाइंस पर ये सोच रहे हैं क्या वो ठीक है? मतलब क्या जिस तरह से ये ट्रांसफर कर एक ज़्यादा और लोअर रेट पर मूव करने का प्लान कर रहे हैं, और साथ साथ ट्रांसफर करने से पहले क्यों ना ये इसी लेंडर जो इनका एग्जिस्टिंग लेंडर है उससे अप्रोच करके उसको बताएं कि इस तरह से मूव करने पर विचार कर रहे हैं, और वहीं पर अगर कुछ डील क्लिक हो जाए तो कैसे वो रहेगा, प्लीज उनको बता सकें। देखिए सौरभ जी, ऐसा है, डॉक्टर साहब को जो 10.75 जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, जो ICICI की जो करंट रेट है 30 लाख तक की वो 10.25% हो, तो वो आधा % रेट जो है वो ज़्यादा दे रहे हैं। तो मेरा पहला सुझाव तो रहेगा कि जो उनके जो लेंडर है, एग्जिस्टिंग लेंडर ICICI बैंक है, उनको ही अप्रोच करें और उनको बोले कि जो आप एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को, न्यू कस्टमर्स को जो रेट दे रहे हैं 10.25 का, वो रेट हमको भी दे दीजिए। तो उसके लिए उनको 0.56% का जो है वो प्रोसेसिंग फीस वगैरह देना पड़ेगा। उसमें क्या है कि जो डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो ट्रांसफर वगैरह करने की जो लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। परंतु अगर आईसीआईसीआई बैंक अगर नहीं मानती है, और मैं मानता हूँ, प्रेज्यूम करता हूँ कि उनका जो लोन है वो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है, तो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक प्रीपेमेंट पेनल्टी भी नहीं चार्ज करती है। और नॉर्मली नया जो लेंडर है, प्रोस्पेक्टिव लेंडर है, वो आपको जो प्रोसेसिंग फी है उसमें भी कंसेशन दे देगा। तो नॉमिनल कॉस्ट पे आपका लोन ट्रांसफर हो जाएगा एक बैंक से दूसरी बैंक है, बशर्ते आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो अच्छा है और आप जो एग्जिस्टिंग लोन है उसका सर्विस आप बराबर कर पा रहे हैं। अगर उसमें कोई इश्यूज है आपके सर्विसिंग के, तो नया लेंडर है वो थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा लोन ट्रांसफर के लिए। डॉक्टर अनुज इस समय लाइन पर भी हैं। डॉक्टर अनुज, सबसे पहले तो आपका जो एग्जिस्टिंग लेंडर है उससे आप कॉन्टैक्ट कर यहीं पर एक डील क्लिक करने की कोशिश करें। इनफैक्ट जो न्यू बोरोवर्स को दी जा रही है स्कीम्स, उसके तहत अगर आपको भी यहीं पर अगर कुछ ऑप्शन बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज जिस तरह से आप दूसरे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे बताया जा रहा है फ्लोटिंग पर अगर आपका ये होम लोन है तो उसमें फिर प्री पेमेंट चार्जेस भी इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। तो डॉक्टर अनुज, आपने क्या अपने एग्जिस्टिंग जो बैंक है उसको अप्रोच किया है? कुछ आपने ट्राई किया अभी पहले यहाँ पर ही? हाँ, मैंने उनसे बात करी थी और वो कह रहे थे कि वैसे तो 10.25% वो दे रहे हैं, लेकिन हमारे केस में वो 10.4% तक ही दे पाएंगे लोन, उससे कम नहीं करेंगे। ओके, 10.4 तक। उसमें कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा था मुझे, खाली 3-4 EMI का ही बेनिफिट मिल रहा था ओवर अ पीरियड ऑफ 8 ईयर्स। राइट, तो आपका ऑलमोस्ट अभी रिमेनिंग जो टेन्योर हम देख रहे हैं 8 ईयर्स है। बलवंत साहब, इन्होंने जैसे कहा, इन्होंने यहाँ ट्राई भी किया 10.4 तक यहाँ ऑफर किया जा रहा है, तो इन दैट केस क्या ये दूसरे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं? मतलब प्रोसेसिंग फी को लेकर भी काफी अट्रैक्टिव ऑफर्स रहे पिछले दिनों, तो आप कैसे एडवाइस करेंगे? देखिए सौरभ जी, मैंने जैसे बताया कि अगर आईसीआईसीआई बैंक उनको भी 10.25 का अगर रेट ऑफर नहीं कर रही तो इनको दूसरे लेंडर्स को अप्रोच करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि दूसरा लेंडर उनको तैयार नहीं होगा बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए। और स्टेट बैंक में तो जो बैलेंस ट्रांसफर की वो फीस ही 1,000 रुपये है, तो आप उनका डॉक्टर साहब का 1,000 रुपये में ये लोन ट्रांसफर का काम हो जाएगा। वो मेरे को लगता है आईसीआईसीआई में अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो 0.56% से सस्ते में हो जाएगा ये। राइट, ऑल द बेस्ट। ये कुछ डिटेल्स बाकी स्क्रीन पर हैं। हम इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आज हम लोन मार्केट पर बातचीत कर रहे हैं। जब हम लौट कर आएंगे तो कुछ और प्रश्न हैं जिनको हम शामिल करेंगे। आगे प्रश्न जिस तरह से आ रहे हैं वो मैरिज सेंट्रिक एक इंडिविजुअल हैं जिन्होंने जानना चाहा, वो लोन लेना चाह रहे हैं, तो ब्रेक के बाद उसको शामिल करेंगे। जॉइंट लोन सेंट्रिक प्रश्न है उसको भी इंक्लूड करेंगे। जॉइंट लोन किस किस कैटेगरीज के लिए आप अवेल कर सकते हैं, किस रिलेशनशिप में इनफैक्ट जॉइंट लोन्स की एलिजिबिलिटी फॉर्म होती है। साथ ही क्रेडिट कार्ड सेंट्रिक भी प्रश्न है, उसको भी हम शामिल करेंगे। हम जल्दी लौट कर आते हैं। वेलकम बैक। आज हम बातचीत कर रहे हैं लोन मार्केट पर और आज कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपना वैसा से बलवंत जैन साहब। अगला प्रश्न हम ले रहे हैं ये हेमंत कुमार साहब की तरफ से दिल्ली से। हेमंत जी ने मेंशन किया है कि ये इनफैक्ट जो लोन लेना चाह रहे हैं वो अपने ब्रदर की मैरिज के लिए आगे मूव करना चाह रहे हैं, कुछ एडिशनल इनको फंड्स चाहिए, तो उसके लिए इन्होंने कहा ये लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और स्पेसिफिकली इन्होंने कहा कुछ अगर मैरिज पर्पज़ के लिए अगर लोन्स अवेलेबल हो। बलवंत साहब, ऐसी कोई कैटेगरी तो नहीं है स्पेसिफिकली, लेकिन क्या ये मतलब पर्सनल लोन ही इनके समक्ष रहेगा ऑप्शन जिसके लिए मूव कर सकते हैं? बेशक वो एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर ये जैसे उन्होंने कहा कि आगे मूव करना चाह रहे हैं तो क्या उसी कैटेगरी में ये फॉल करेगा? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि इनको जो लोन लेना है शादी के लिए, तो जो पर्सनल लोन है वो लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 14% से लेकर 30% के आसपास है। परंतु अगर आप कोई सिक्योरिटी दे सकते हैं, जैसे आपके पास में आपकी कोई अच्छी पेड अप वैल्यू वाली इंश्योरेंस पॉलिसी है, एनएससी है, शेयर्स वगैरह हैं, तो अगर आप उसके सामने या कोई एफडी वगैरह है, एनएससी वगैरह है, वो अगर आप प्लेस करेंगे तो आपको सस्ते में वो जो लोन है वो मिल जाएगा। परंतु अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और आपको पर्सनल लोन नहीं लेना है तो आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो आपका जो एम्प्लॉयर है उसकी उनकी रेपुटेशन के हिसाब से मिलेगा। और जो लोन का टेन्योर वगैरह है वो 4 से 5 साल तक है। जैसे मेरे पास जो उनकी डिटेल है, 25,000 तक की इनकम है इनकी और लाख रुपए का लोन चाहिए तो लोन उनको आराम से मिल जाएगा। परंतु जैसे इनकी क्वेरी है उनको कोई जो गवर्नमेंट बैंक है जो उनसे लोन चाहिए
तो जैसे उनकी जो सैलरी है वो आईसीआईसीआई बैंक में जमा होती है। तो नॉर्मली जो पीएसयू बैंक्स है वो अगर आपका सैलरी अकाउंट अगर उनके वहां पे है तो पर्सनल लोन देते हैं, क्योंकि पीएसयू बैंक पर्सनल लोन में इतने एक्टिव नहीं है जितने दूसरे प्राइवेट बैंक्स हैं। तो चूंकि इनका अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक है, मेरा सुझाव है कि आप उनको आईसीआईसीआई बैंक को ही अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि उनके पास इनके जो ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री, इनकी सैलरी वगैरह भी वहां जमा होती है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिपेंडिंग ऑन उनके एम्प्लॉयर की जो रेपुटेशन है, इनकी खुद की क्रेडिट हिस्ट्री है, वो 14% से 20% के आसपास का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। राइट, तो ये आपके इंडिविजुअल प्रोफाइल और साथ साथ एम्प्लॉयर पर भी डिपेंड करता है आप कहाँ पर सर्विंग है, और ये थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर है, तो इस तरह से आप मूव कर सकते हैं। अगला प्रश्न आए हम शामिल करते हैं पुणे से। ये प्रश्न है ख्याति जी की तरफ से। इन्होंने मेंशन किया है ये एक इनफैक्ट पार्लर इनका चल रहा है अपने रेसिडेंस में, लेकिन अब ये पुणे से अहमदाबाद शिफ्ट कर रहे हैं और वहाँ पर ये अपना खुद का एक ब्यूटी सैलून सेटअप करना चाह रहे हैं, जिसके लिए इनको लोन की रिक्वायरमेंट है। लोन रिक्वायर्ड 10 लाख, और उसके लिए इन्होंने जिस तरह से कहा ये आगे मूव करना चाहते हैं। इनसे अभी कॉन्टैक्ट जो है वो स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। पर बलवंत साहब, अगर आप बता सकें, इनको एक्सपीरियंस देखें इस लाइन का है, लेकिन समहाउ इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि ITRs इन्होंने फाइल नहीं की हैं, तो रिपेइंग किस तरह से होगी वो एक है प्रश्न। पर ये साथ में ये भी मेंशन कर रहे हैं कि इनके हस्बैंड एक लीडिंग IT कंपनी में है, तो क्या ये जॉइंट लोन के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, या फिर इस तरह के एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो अपना खुद का सेटअप करना चाह रहे हैं, जो स्कीम्स अवेलेबल हैं उनको कैसे अवेल किया जा सकता है, कैसे उनके लिए आगे मूव करें? जैसे ये बिजनेस लोन हो गया, तो ये ख्याति मैडम अगर अप्लाई करना चाहती है तो उनके हस्बैंड है एज ए गारंटर इनको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा सुझाव रहेगा कि भले इन्होंने ITR नहीं भरा है, पर अगर ये सब्सटेंशिएट कर सकते हैं कि इनकी रेगुलर इनकम है और उनका जो एग्जिस्टिंग ये ब्यूटी पार्लर का बिजनेस उससे कमा रही है, अगर बता सकती है तो अच्छा होगा। और जैसे 10 लाख तक का इनको लोन चाहिए, तो एक गवर्नमेंट की भी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है, उसके तहत अगर आप बिजनेस और सर्विस के लिए लोन चाहते हैं तो आपका जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है वो 5 लाख से ज़्यादा और 10 लाख से कम होना चाहिए। तो आप जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है उसके तहत अप्लाई करेगी, तो आपको जो कॉस्ट है, जो आपकी कैपिटल कॉस्ट है, उसे वर्किंग कैपिटल वगैरह नहीं मिलेगी, तो उसका 90% तक आपको लोन मिल जाएगा, और आपको खुद का है वो 10% ही लगाना पड़ेगा। और इसके अलावा जो 15% की जो सिटी एरिया में गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी मिलती है। और ये जो स्कीम जो है वो खादी ग्रामोद्योग कॉरपोरेशन है उसके थ्रू इम्प्लीमेंट होती है, और जितने PSU बैंक है वो सब इसके पार्ट है। तो आप कोई भी PSU बैंक में जाके एप्लीकेशन कर सकते हो, उनको कह सकते हैं कि मुझे ये प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट स्कीम जनरेशन स्कीम है उसके तहत ये एंटरप्रेन्योर का लोन चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपको मिल जाना चाहिए। राइट, तो ये कुछ डिटेल्स बाकी स्क्रीन पर है, जैसे आप इसको मूव करें। अगला प्रश्न हम ले रहे हैं अजय नंदन साहब की तरफ से SMS के जरिए पटना से। इन्होंने बताया कि ये जॉइंट लोन के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अजय नंदन साहब बता रहे हैं जॉइंट लोन के लिए ये अपने ब्रदर इन लॉ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। बलवंत साहब, क्या इनके लिए टफ हो जाएगा? मतलब इस रिलेशनशिप में जॉइंट लोन के लिए अवेलेबल तो रहते हैं, लेकिन रिलेशनशिप्स भी उसमें डिफाइंड हैं जिनके लिए है। ब्रदर्स के लिए ज़रूर अब मिलना भी कुछ सिलेक्टिव बैंक्स कर रहे हैं, लेकिन ये क्या जो ब्रदर इन लॉ है वो थोड़ा मुश्किल होगा? देखिए सौरभ जी, ऐसा है जो नॉर्मली जो जॉइंट लोन्स हैं उसमें जो को एप्लीकेंट है वो आपके स्पाउस है, हस्बैंड वाइफ है, पेरेंट्स है, सन है, उनको ही नॉर्मली लेंडर्स एंटरटेन करते हैं, और कुछ बैंक से सेलेक्टिवली वो ब्रदर्स को भी एज ए को बोरोर एंटरटेन करते हैं। परंतु जहाँ तक इनको अपने ब्रदर इन लॉ के साथ जॉइंट लोन एप्लीकेशन करनी है तो मुझे नहीं लगता कि बैंक कंफर्टेबल रहेगा, पर कोई आप बैंक को अप्रोच कर सकते हैं और बैंक केस टू केस बेसिस पे आपका केस डिसाइड कर सकता है। पर एज ए नॉर्मली लेंडर्स है वो ब्रदर इन लॉ को एज ए को बोरोर एंटरटेन नहीं करते हैं। जी, तो आप दूसरे रिलेशनशिप्स जो हम स्क्रीन पर इस समय रन भी कर रहे हैं, जो कैटेगरीज जॉइंट लोन की उसमें फॉल करती हैं, उसमें आप ट्राई कर सकते हैं, ताकि एलिजिबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और आप फिर आगे बढ़ने पर मूव कर सकते हैं और विचार कर सकते हैं। आइए हम अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न शामिल करते हैं। देहरादून से है, जयेंद्र चौहान साहब की तरफ से है। मिस्टर चौहान इस समय लाइन पर हैं। मिस्टर चौहान, हमने देखा आपने प्रश्न में मेंशन किया क्रेडिट कार्ड आपने यूज़ किया, लेकिन उसका टाइमली पेमेंट नहीं किया। आखिर क्यों? मतलब आप कोई फैसिलिटी ले रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसको टाइमली डिसिप्लिन फॉर्मेट में करें, अदरवाइज ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है उस बैंक के साथ भी, पूरे इनफैक्ट बैंकिंग सिस्टम के साथ। तो इसके क्या रीजन रहे सर? आप कैसी प्रॉब्लम हुई? जो प्रॉब्लम ये हुई सर कि दैट टाइम आई वाज जॉबलेस, तो अभी भी थोड़ा सा उस वजह से मैं टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं कर पाया था।
ओके, वी आर सॉरी सर, ऐसी जैसे प्रॉब्लम हुई है, लेकिन अब आप इसको जो भी अमाउंट है उसको आप क्लियर करना चाह रहे हैं? जी बलवंत साहब, आप इनको कैसे बताएंगे? मतलब अब जो एक बार प्रॉब्लम हो चुकी है वो रिफ्लेक्ट तो करेगी, लेकिन फिर भी आगे कैसे मूव करें? देखिए चौहान साहब, ऐसा है कि आपने जो क्रेडिट कार्ड का जो मिनिमम पेमेंट करने में भी डिफ़ॉल्ट किया है, तो वो जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है और क्रेडिट रिपोर्ट है वो उसको अफेक्ट करेगा और आपको भविष्य में लोन मिलने में थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसा है कि कभी भी देर नहीं होती है, तो आप आज भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेरा सुझाव रहेगा, आपके पास अगर कोई सिक्योरिटी वगैरह देने को हो तो उसके सामने लोन ले लीजिए, या आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव वगैरह से उनसे किसी से लोन ले लीजिए। कहीं से भी अगर लोन मिलता हो तो आप लोन लेके पेमेंट इनको जो आप क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग है वो पेमेंट कर दीजिए। अगर आप चाहे मतलब एप्लीकेशन करिए बैलेंस ट्रांसफ़र के लिए, अगर बैलेंस ट्रांसफ़र हो जाता है और अगर आपकी जो डिफ़ॉल्ट वगैरह अगर वो सिबिल में अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है तो आपको ये बैलेंस ट्रांसफ़र वाला लोन मिल जाएगा। तो आपको 2-4-6 महीने का जो टाइम है वो मिल जाएगा आपको, आपकी जो क्रेडिट उसको ठीक करने में। जी, लेकिन बलवंत साहब ये बेहद ज़रूरी है अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, मतलब अदरवाइज ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी हो सकता है, इसमें जिस तरह के चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं। आप टाइमली उसको मतलब पेमेंट्स वगैरह करें, और इनफैक्ट जो मिनिमम आउटस्टैंडिंग है इतना तो करें ही, मतलब अदरवाइज आगे बाकी व्यूज़ को आप कैसे समझाना चाहेंगे इसकी इंपॉर्टेंस जो है? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि जो क्रेडिट कार्ड है वो दो धारी तलवार है। आपके काम फायदे की भी चीज़ है और अगर ढंग से अगर आप यूज नहीं करोगे तो ये आपको आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को भी नुकसान कर सकती है, आपके फाइनेंशियल को भी नुकसान कर सकती है। आप जैसे सौरभ जी बता रहे हैं कि आपको मिनिमम पेमेंट करना चाहिए, मिनिमम पेमेंट तो आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है उसको मेंटेन करने के लिए करना चाहिए। पर मेरा सुझाव रहेगा, अगर आप कभी कोई इमरजेंसी वगैरह हो गई और आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो जब ड्यू डेट आती है तब उसका पेमेंट कर दीजिए। नहीं तो जो आप पेमेंट, जो मिनिमम पेमेंट के बाद जो कैरी फॉरवर्ड जो बैलेंस होता है उस पर जो आप 30% के आसपास का रेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं वो आप कभी भी, जो नॉर्मल यूजर्स हैं वो कैलकुलेट नहीं करते हैं। कभी अगर किसी ने अगर मिनिमम पेमेंट करके पेमेंट किया है तो अगर कैलकुलेट करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि 30% के आसपास वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। इससे अच्छा तो आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में और कहीं से भी पैसा मिल जाएगा। तो क्रेडिट कार्ड आप सावधानी से यूज करें और जब भी यूज किया आपने उसका पूरा का पूरा पेमेंट जो ड्यू डेट है उस पर कर लेना चाहिए। ये मेरा सुझाव सब व्यूअर्स के लिए रहेगा। जी, तो एक फैसिलिटी है, यूज करते हैं और अगर सही तरह से करेंगे तो सही रहेगा, अदरवाइज काफ़ी सारे इश्यूज भी हो सकते हैं। इतना ही समय था कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए और अपने व्यूज शेयर करने के लिए बलवंत जैन साहब धन्यवाद, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, लेकिन चलते चलते हम आपको आते हैं, ये पर्सनल फाइनेंस शो है। आज हमने लोन मार्केट को टच किया। आपके जहन में लोन सेंट्रिक प्रश्न हो तो आप हमें मेल और SMS के जरिए भेज सकते हैं। डिटेल स्क्रीन पर होंगी। हम नेक्स्ट वीक जब आज ही के दिन हाजिर होंगे फिर लोन मार्केट को टच करेंगे, लेकिन कल जब हम हाजिर होंगे तो कल जायजा लिया जाएगा इंश्योरेंस का। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। लोन कार्यक्रम से हमें इजाजत दें, नमस्कार।